चलो बेटा बिना समय गवाए हम लोग लास्ट क्लास में जो भी टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रह गया था उसको कंप्लीट करके आज जो इस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा सेक्शन, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, वो स्टार्ट करेंगे। और बोर्स एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली 2-3 लेक्चर चलेगा, तो 2 लेक्चर में तो एक्चुअली बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर बोर्स एटॉमिक थ्योरी से ही रिलेटेड हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको हम लोग फिर तीसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये पोर्शन चलेगा 3 लेक्चर तक, बहुत वेटेज रखता है ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो प्लीज बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 6 और हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था आपको सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या 2 टर्म्स हमने बात कर ली थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, और मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इंटेंसिटी के बारे में भी बता दिया था। आज बच्चे तीसरे टर्म की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए तीसरा टर्म हम यहां पे लिखेंगे, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म। आप बोलोगे कि कोई बच्चा अगर आज ही क्लास अटेंड कर रहा होगा तो वो सोचेगा कि ये तीसरा कहां से डायरेक्ट आ गया, इसके पहले के 2 कहां है, तो मैं बता दूं पहले के 2 बेटा पिछले दो लेक्चर्स में, मतलब लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा आपको। एक्चुअली फर्स्ट वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो, एंड सेकेंड इज फोटो इंटेंसिटी, और थर्ड आज का जो सेक्शन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल से डील करता है। इसको हम लोग कवर करके फिर बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे चलेंगे, है ना बेटा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है अभी मैं उसको लिखता हूं, लेकिन इसको डिनोट बच्चे V नॉट से करेंगे। V और छोटा सा 0 नीचे लगा रहे हैं, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे V नॉट से। डेफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम, प्लीज डेफिनेशन लिख लीजिएगा तभी ये आपको समझ में आएगा। इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन, द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, फोटो इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद हो बेटा, मैं जल्दी से उसको ड्रॉ करता हूं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, बहुत तेजी से आप देखिए, इस तरह से कुछ ट्यूब हुआ करती थी, आप इस तरह से ग्लास ट्यूब हुआ करती थी, और यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर रखे थे। अब मैं वोल्टामीटर को गायब कर रहा हूं, सिर्फ अमीटर यहां पे शो कर रहा हूं। और अगर आपको याद हो तो फिर मैंने ये प्लस, ये माइनस, ये एनोड था बेटा और ये था कैथोड, ये कैथोड, ठीक है, एनोड। बताइए लाइट रे कहां इंसिडेंट होती थी, लाइट रे कहां इंसिडेंट होती थी, कैथोड पे, कैथोड सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती थी। इन लाइट रेस के कारण यहां छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स आते थे, याद है आपको, सॉरी, उन एनर्जी पैकेट्स की मदद से, क्या बात है पूरा लाल लाल हो गया, बहुत बढ़िया, उन एनर्जी पैकेट्स की ये क्या पूरा है, चलो कोई बात नहीं। ये जो लाइट रेज आ रही हैं, इसको, ये जो लाइट रेज आ रही हैं उनसे ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मूव करते थे। अगर आपको याद हो बेटा तो ये जो पोटेंशियल है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। क्या है बेटा, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये प्लेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस सरफेस तक पहुंचते हैं और आपको एक करंट फ्लो होती हुई दिखती है सर्किट में। आपको अमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करता था, ये था एक्सपेरिमेंट। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल। नाउ दिस पोटेंशियल इज एक्सेलरेटिंग, व्हाई एक्सेलरेटिंग, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग का मतलब है, एक काम करते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव था बेटा उसको नेगेटिव बना देते हैं और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव। कैसे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देते हैं और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव। तो इसको नेगेटिव बना दिया हमने, इसको पॉजिटिव बना दिया। अब ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव,
और ये पॉजिटिव। लाइट अभी इसी पे गिरने दो, लाइट अभी इसी पे गिरने दो, लाइट इस पे आने दो, अभी इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से इजेक्ट होंगे, लेकिन क्या ये पोटेंशियल अब एक्सेलरेटिंग कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि ये रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब है रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है, अब ये पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग नहीं है बेटा, अब ये पोटेंशियल कैसा है? रिटार्डिंग पोटेंशियल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि रिपेल कर रहा है। नाउ दिस पोटेंशियल इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इंस्टेड इट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल, इंस्टेड इट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंस्टेड इट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल, इसको फिर से मैं लिख लेता हूं नीचे, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है। आप समझ गए होंगे, ये अपने आप अपीयर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब है अब उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। लेकिन धक्का देने के कारण यहां करंट कितनी हो जानी चाहिए? 0। अगर इलेक्ट्रॉन को ये वाली प्लेट रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस तक नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर इस सरफेस तक नहीं पहुंचेगा तो आपको नहीं लगता कि सर्किट में करंट बंद हो जाना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां तक नहीं फ्लो होंगे तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ और करंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। लेकिन होगा क्या, आप देखेंगे कि जब आप स्मॉल रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो करंट की वैल्यू 0 नहीं होती। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, यहां से निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो इस रिपल्शन के बावजूद, इस ढकेलने के बावजूद इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो इस सरफेस तक पहुंच ही जाते हैं। ये कुछ वैसा ही जैसे आप बहुत तेज दौड़ के आओ और कोई आपको रोकने की कोशिश करे, तब भी आप थोड़ा उस लाइन से तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं। मतलब रिपल्सिव फोर्स के बावजूद आप चलते रहते हैं और एक थोड़ी दूर जाके रुकते हैं। तो वही चीज है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन कोई बहुत तेज एनर्जी से आ रहा है तो रिपल्शन के बावजूद इस सरफेस तक पहुंच जाता है। सरफेस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा करंट बहने लगेगी, मतलब आपको करंट दिखेगा सर्किट में। फिर आप क्या करते हो? करंट नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन करंट मिल रहा है। करंट मिलने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक रिपल्शन के बावजूद पहुंचता है। फिर आप क्या करते हो? इस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हो, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हो। वैल्यू को बढ़ाने का मतलब आप रिपल्सिव फोर्स को और बढ़ा रहे हो। जब आप रिपल्सिव फोर्स को और बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस स्थिति में यहां करंट की वैल्यू ये कितना शो करेगा? 0, क्योंकि उस पोटेंशियल पे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी इस सरफेस तक नहीं पहुंच पाया और करंट की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब है जैसे ही आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हो, सर्किट में बहने वाली फोटो करंट की वैल्यू हो जाती है 0। ध्यान रखिएगा। सो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, at stopping potential, the photocurrent, the value of ip becomes 0। एक बात और, एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं। ke max इज इक्वल टू ई वी नॉट। इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ई यहां इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। अच्छा, के ई मैक्स आप क्या लिखते हो? एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड के मैक्स। प्लीज ये रिलेशन लिख लीजिए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। अच्छा, उससे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोटेंशियल यहां पे पहले एक्सेलरेटिंग हुआ करता था, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहां तक इजीली पहुंचते थे और सर्किट में करंट फ्लो होती थी, उसी पोटेंशियल को अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब है जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर देता हूं, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है, अब इस प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि रिपेल करेगी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस रिपल्शन के बावजूद
इस सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो हम इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जब थोड़ा और बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस स्थिति में सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सर्किट में करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, इस पे बेस्ड एक ग्राफ बनाते हैं। एचसीवी में भी वो ग्राफ है, एचसी वर्मा में भी। मैं आपको समझाता हूं कि ग्राफ एग्जैक्टली है क्या। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते, नेक्स्ट पेज पे चलिए। तो ग्राफ एक्चुअली ये है, वाई एक्सिस पे फोटो करंट आईपी और एक्स एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज। एक बात और समझ लीजिएगा, अब यहां पे चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। वोल्टेज बेटा इधर ये जीरो है, वोल्टेज स्केलर है या वेक्टर कोई बताएगा। हालांकि वोल्टेज मुझे नहीं लगता कि आप अभी बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। अब पोटेंशियल स्केलर है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है समझना। ये जो पॉजिटिव, जब मैंने इधर पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव, देखो जीरो के आगे पॉजिटिव पोटेंशियल, अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव। अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब है बच्चे ये किस तरह का पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है या रिटार्डिंग पोटेंशियल, जल्दी से बताओ बेटा। जीरो के आगे पॉजिटिव अगर अप्लाइड वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है या रिटार्डिंग, एक्सेलरेटिंग। वेरी गुड। इसका मतलब इधर इधर जब आ रहे हैं तो ये जो पोटेंशियल हमारा ये कैसा है बच्चे, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, और नेगेटिव में पोटेंशियल होने का मतलब है बच्चे ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ठीक है, एक ग्राफ में बना रहा हूं, एक ग्राफ में बनाता हूं। मान लीजिए एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में ये ग्राफ देखते हैं, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है। इस ग्राफ के मायने क्या, मान लो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। मान लीजिए यहां पे कोऑर्डिनेट है -3,0 वोल्टेज, -3,0। तो क्या आप बताओगे कि इस फोटो इलेक्ट्रिक वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। -3,0 ये पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। रोनित 33 की 3, आशुतोष कुमार 3, वेरी गुड। तो मुझे जो वैल्यू मिली वो कितनी है बच्चे, 3 वोल्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने में जो के मैक्स रहा होगा वो कितना रहा होगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट है, यहां -3 का मतलब है बेटा इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट्स है ना। साइन को इग्नोर करो, माइनस का मतलब ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग का मतलब है यहां पे करंट देखो, यहां पे करंट की वाई एक्सिस पे करंट है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 हो गई, करंट की वैल्यू 0 होगा मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरा। तो के मैक्स कितना आएगा बेटा, के मैक्स इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी, आपको मालूम है ई वी नॉट होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू 3 वोल्ट। एक्चुअली दिस इज 3 ईवी, दिस इज 3 ईवी। तो याद रखना, अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम हो और काइनेटिक एनर्जी बताना हो तो बस ई लगाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा 3 ईवी। या अगर आपको के मैक्स पता हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना हो तो उसका ई गायब कर देना, वोल्टेज वोल्टेज रख लेना। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट, चलो इसको आप लिखो फिर मैं बताऊंगा, इसको आप बना लो, फिर अगले पेज पे एक और ग्राफ बनाते हैं और फिर आप बताइएगा। ओके, सो रोनित आपने ईवी के बजाय आपने जूल में आंसर किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ईवी में मेरा आंसर है तो ये के मैक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पेज पे मैं एक ग्राफ और बनाऊंगा और फिर उससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये ग्राफ सिंपल है बेटा, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है तो इस
तरह से लिखे जाने का मतलब क्या है? -3 का मतलब है बेटा, माइनस का मतलब है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, बस इतना मतलब है। 3 जो वहां पे जो वैल्यू है वो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल सिग्निफाई करता है, क्योंकि इस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू देखो, करंट की वैल्यू कितनी हो रही? 0 जहां पे हो जाएगा करंट, उसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वही मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे वाले पेज पे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक ग्राफ और मैं बना रहा हूं। अब दाहिनी तरफ चलो यहां पे बनाते हैं फिर से बेटा, आईपी और अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अभी मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और दो एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे दो कर्व मिलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फोटो इंटेंसिटी IP1 थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट IP1 थी। याद रखना ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ ऐसा मुझे ग्राफ मिलता है, दिस इज IP2। खास बात क्या है कि दोनों इंटेंसिटी के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है, तो आप मुझे बताओ कि पहली बात तो ये कॉमन क्यों है दोनों इंटेंसिटी के लिए, ये पॉइंट दोनों इंटेंसिटी के लिए कॉमन क्यों है ये बताएंगे, और मुझे ये भी बताएंगे कि इन दोनों इंटेंसिटी में विच इज ग्रेटर इंटेंसिटी, मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, IP1 ज्यादा है या IP2। ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ पे उधर वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, फोटो करंट। बताओ किस इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट की वैल्यू ज्यादा दिख रही बेटा, किस इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट ज्यादा दिख रही? IP2 के लिए। और आपको बताया था कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो करंट भी बढ़ती है, याद है कि नहीं याद है भाई? तो कहां पे फोटो करंट ज्यादा है? ऑब्वियसली इस वाले में ज्यादा है फोटो करंट, ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में कम है। तो ऐसा ग्राफ बना होने का मतलब है, इस ग्राफ का मतलब है कि IP2 की वैल्यू IP1 से ज्यादा होगी, IP2 की वैल्यू IP1 से ज्यादा होगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रॉपर, उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में यहीं पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर is incident on a metal of threshold wavelength lambda naught equal to 620 nanometer. Find, first question, Ke max. Second question, stopping potential, right? और आपको एक यूजफुल रिजल्ट दे दूं, 1240 HC की वैल्यू बेटा, HC की वैल्यू आप 1240 EV नैनोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है अगर आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल होना चाहिए यहां पे, ऑन अ मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। फाइंड Ke max एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइंस्टीन्स रिलेशन यूज करते हैं और आपको मालूम है आइंस्टीन्स रिलेशन है Ke max इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। ये वर्क फंक्शन होता है बेटा, है ना? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Ke max इज इक्वल टू, एक काम करेंगे, HC की वैल्यू 1240 डिवाइडेड बाई 310, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस 1240 डिवाइडेड बाई 620, ये वैल्यू भी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आसान से हो जाएगा ये। So this is 4 and this is 2. So 4 minus 2 is 2 eV. So Ke max की वैल्यू आ गई 2 eV. Ke max की वैल्यू आ गई 2 eV. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो आपको मालूम है बेटा
कि के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, सो 2ev इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, सो ई से ई गायब, और मैंने गलत गायब कर दिया, 2ev इज इक्वल टू ई वी नॉट, 2ev इज इक्वल टू ई वी नॉट, सो ई से ई गायब हुआ और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इज 2 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हाउ मच? 2 वोल्ट्स, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट्स, सो दिस इज 2 वोल्ट्स, दिस इज माय आंसर, राइट। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह से आप प्रोसीड करोगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो जब आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जब आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो शुरुआत में करंट की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन धीरे 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 वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करना चाहती है। मतलब शुरुआत में तो जब आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट हो जाता है उस समय जो करंट बोलते हैं उसको बोलते हैं बेटा सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। उस समय जो करंट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। तो क्यों ऐसा होता है इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट शुरुआत में तो बड़ी तेजी से अच्छे से बढ़ता है, उसके बाद प्रैक्टिकली कांस्टेंट क्यों हो जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए पीछे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे मुझे आना पड़ेगा। तो मैं पीछे वाले पार्ट पे आ रहा हूं जहां मैंने डायग्राम बना रखा है। सुनिए, यहां पे आते हैं, सुनना, ध्यान से सुनना इसको। एक पहले मैं एक चीज रिलेट करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, 2 घंटे वो पढ़ता है, 2 घंटे वो पढ़ता है। 2 घंटे पढ़ने से उसके 50% मार्क्स आते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने अवेलेबल हैं? 100% वो स्कोर कर सकता है, 100%। अभी लेकिन 2 घंटे पढ़ता है, 2 घंटे से वो उस 100 में से 50% ले आता है, उस 100 में से 50%, 50% ले आता है। फिर वो क्या करता है? अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करता है, 2 से 4 आवर्स। तो 50% धीरे धीरे 55 होता है, 60% हो जाता है। स्टडी आवर्स बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। एक टाइम के बाद वो देखता है कि जब उसने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए, सपोज उसने 8 आवर्स कर दिए, 2 आवर्स से अब वो 8 आवर्स कर दिया, तो उसके 80% आने लगे। पहले जो 50% था वो 80% आने लगे, ठीक है। अब वो 8 आवर्स के बाद 9 आवर्स करता है, तब भी उसके 80% या 80.5%। 9 के बाद वो 10 आवर्स करता है, तब भी उसको 80%। मतलब अब वो क्या देख रहा है कि वो स्टडी आवर्स 8 आवर्स, जस्ट शुरुआत में तो क्या स्टडी आवर्स बढ़ा रहे थे तो मार्क्स बढ़ रहे थे, परसेंटेज बढ़ रहे थे, लेकिन एक समय के बाद अब मैं बढ़ा तो रहा हूं अपने स्टडी आवर्स, लेकिन मार्क्स में जो इंक्रीज है वो उस जैसा नहीं है जो पहले हो रहा था। उसका कारण है कि अब 80% के बाद अब पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आप कुछ दूसरी चीज करनी पड़ेगी, कुछ स्मार्टली कुछ और दूसरे काम करने पड़ेंगे जिससे मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहां पे मैंने आपको इसलिए दिया ये एग्जांपल क्योंकि शुरुआत सुनिएगा। सपोज यहां पे जब फोटॉन्स गिरते हैं तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भीड़ भसड़ लगी है, यहां पे भीड़ लगी बेटा, यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इकट्ठा हो गए। कुछ सुस्त हैं, कुछ बहुत तेज हैं, कुछ बहुत सुस्त हैं और कुछ की जीरो काइनेटिक एनर्जी, बस निकल गए हैं किसी तरीके से। अब जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो वो क्या करता है? देखो जो तेज इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आराम से खींचे चले आएंगे। जब आप और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जो थोड़े सुस्त वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी पहुंचने लगेंगे। जब आप थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जो बहुत सुस्त पड़े हुए थे वो भी निकलने लगेंगे। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि जो जीरो एनर्जी वाला था, जो जस्ट निकला, वो भी पहुंच आएगा। तो 100 फोटॉन्स निकल रहे थे और आपने इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है कि वो सारा पोटेंशियल इन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। अब उसके बाद अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते भी हो तो प्रॉब्लम यह है कि पुलिंग फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स ही कहां हैं? मान लो 1 सेकंड में 100 फोटॉन्स ही बाहर निकल रहे थे, अब 100 फोटॉन्स को इसने खींच के इधर कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन्स तो इधर बचे ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस रेट से निकल रहे थे उसी रेट से दूसरे एंड पे भी पहुंच जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो अब पोटेंशियल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब फायदा तब होगा जब आप यहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज करो। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ाओ। पहले 100 फोटॉन से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो पहुंच गए इधर,
अब अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां बढ़ेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पहुंचेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सैचुरेशन करंट एक समय के बाद अब आप पोटेंशियल जो बढ़ाओगे उसका कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस एंड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सब के सब इधर पहुंच रहे, उसके बाद अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन इधर है ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये मैंने समरी लिख रखी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूं। वही पॉइंट्स जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं वो एक तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिस्ट करके रखा हुआ है। दिस इज समरी ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट वी स्टार्ट विद बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो बोर्स एटॉमिक थ्योरी, नील बोर का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट, बहुत महान साइंटिस्ट थे नील बोर। नील बोर ने ये थ्योरी दी थी एंड दिस थ्योरी, पहली बात सुन लेना, दिस थ्योरी अप्लाइज ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है हाइड्रोजन जैसे सिस्टम्स, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जहां एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो कई बार बच्चों का पूछना होता है, तो यहां इस थ्योरी में भी कुछ असम्पशंस हैं जिनको पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी बोलते हैं। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं बेटा, सुनिए। पहला पोस्टुलेट बड़ा सिंपल है, यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको रदरफोर्ड थ्योरी याद है? रदरफोर्ड थ्योरी में रदरफोर्ड ने यह कहा था कि एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। यही तो रदरफोर्ड ने बोला था। बोर ने भी कुछ ऐसा ही बोला, एक फर्क के साथ। तो बोर ने यह कहा कि ठीक है, किसी एटम के चारों तरफ, जैसे ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो बोर ने यह कहा कि सर्कुलर पाथ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप सोचो ना, कितने पास हो, कितने ही सर्कुलर पाथ हो सकते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, कितने ही इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ तो इनफाइनाइट है। बोर ने कहा कि लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कुछ सिर्फ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्या कहा बोर ने? बोर ने कहा कि ओनली सर्टेन फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिनको बोर ने ऑर्बिट्स बोला या शेल बोला। फिर से अंतर समझ लो, रदरफोर्ड की थ्योरी में रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। बोर ने पहले पॉइंट में बस इतना चेंज किया कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो करता है, लेकिन किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता है, जिनको शेल या ऑर्बिट्स बोलते हैं। So the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of फिक्स रेडियस। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स रेडियस, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। वो जो सर्कुलर पाथ होता है, पाथ की रेडियस मतलब उसका जो डायमेंशन है वो फिक्स है, और एनर्जी भी लिखा हुआ है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर एनर्जी कैसे फिक्स होती है, पाथ की एनर्जी का मतलब क्या है? तो पाथ की एनर्जी का मतलब नहीं होता, जैसे ये ऑर्बिट पर, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इस ऑर्बिट की एनर्जी ये है, पर बच्चे वो ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। ऑर्बिट शर्त रखता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मेरे अंदर रुकना है तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी रखनी पड़ेगी। ये कुछ वैसे ही है जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रहता है तो उसकी एनर्जी -13.6 रहती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग बोल देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट में रुकने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना। लेकिन ये बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा में बोल दिया फिक्स रेडियस है और ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो भावनाओं को समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। These paths are called orbits, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, या शेल्स भी बोलते हैं। इनकी वैल्यूज बेटा, तो बोर ने क्या किया कि इनको नंबर दिया, इनको रिप्रेजेंट करते हैं n से, और n की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, अप टिल कुछ भी इनफाइनाइट हो सकता है बेटा। ये शेल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, इनका शेल नोटेशन भी है, इनका शेल नोटेशन भी है, कैपिटल K, कैपिटल L, M, N,
O P एंड सो ऑन, राइट। सो ये शेल नोटेशन है, ये शेल नोटेशन है, ठीक है, शेल नोटेशन है। याद रखिएगा बेटा, ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n को हम लोग k l m n इस तरह से शेल भी बोलते हैं। दिस इज शेल नोटेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, अब इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं मालूम, हाँ मुझे एकाध किताब में मिला था काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, कि इसको k से क्यों शुरू किया, के से क्यों शुरू करते हैं इसको, के एल एम। क्या एबीसीडी नहीं आती थी बोर को, क्या एबीसीडी नहीं आती थी बोर को जो उन्होंने के से स्टार्ट किया? तो एक जगह एक अच्छी टेक्स्ट बुक है, उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि बोर को ये लगता था कि जिसको वो फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहे हैं, आज जब बोर अपना काम कर रहे थे तो उनको लगता था कि जिसको वो फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहे हैं, हो सकता है कल को जब हायर रिसर्च हो और ज्यादा इस पे गौर करके पढ़ा जाए तो हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई ऑर्बिट निकल आए, हो सकता है इसके अंदर भी कोई ऑर्बिट निकल आए। याद रखना बेटा, बोर ने n की वैल्यूज नहीं दी थी, ये तो अब मॉडर्न प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं। बोर ने ये नंबर्स दिए थे के एल एम एन ओ, इनको नंबर्स, ये अल्फाबेट्स दिए थे, इनको नंबर्स हम लोगों ने दिए बेटा, ये नंबर्स आज हम लोगों ने दिए, ध्यान रखिएगा। बोर ने ये अल्फाबेट्स दिए थे, तो बोर को हमेशा लगता था कि एक्चुअली जिसको वो फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहे हैं उसके अंदर भी हो सकता है आगे चल के कभी उसके अंदर भी एक आध ऑर्बिट निकल आए। तो अगर पहले वाले ऑर्बिट का ही नाम अगर वो ए रख देते तो अंदर अगर कोई ऑर्बिट आता तो उसका नाम रखने में अगले व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसलिए बेहतर है कि बोर ने कहा चलो एक थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं, थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं और इसको के शेल बोल देते हैं, ताकि अगर इसके अंदर भी कुछ डिस्कवर हो तो काफी जगह बच जाएगी ए से लेके के तक नाम रखने की। तो ये उनका एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, आप बोल सकते हो। ऐसा मुझे एक जगह मिला, बाकी तो मुझे अगर आपके सजेशन आएंगे कहीं आप पढ़ो कि क्यों के से स्टार्ट किया तो मुझे शेयर जरूर करिएगा, मेरा नंबर आपके पास है। चलो बेटा नेक्स्ट अजम्पशन, दिस वाज फर्स्ट अजम्पशन। पहला अजम्पशन बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि सर्कुलर पाथ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, वो कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा, और उन फिक्स सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व करेगा तो उनकी कुछ खासियत होती है जो कि दूसरे तीसरे पोस्टुलेट में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब दूसरा अजम्पशन सुनिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट does not change. Now this is, मैंने क्या बोला था, जब फर्स्ट अजम्पशन में बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा, तो उन्होंने उन फिक्स सर्कुलर पाथ की कुछ प्रॉपर्टीज, खासियत भी बताई। पहली खासियत ये है जो दूसरे पॉइंट में यहां लिस्टेड है कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। बोर ने यह कहा कि अगर ये ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है तो ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये तो किसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसका कॉन्ट्रडिक्शन है ये। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि मैक्सवेल ने तो कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही तो वो एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एनर्जी एमिट करना पड़ेगा। लेकिन बोर ने कहा कि हमारी ऑर्बिट की यह खासियत है कि वो मैक्सवेल की नियम की ऐसी तैसी करता है, मैक्सवेल के नियम को फॉलो ही नहीं करता है। उन्होंने ये कहा। फिर आप बोलोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैक्सवेल का नियम क्यों नहीं फॉलो करेगा, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। बोर ने कहा ऐसा मानने से जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्सप्लेन होते हैं। तो बोर ने कहा कि ये फिक्स ऑर्बिट्स की ये खासियत है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज इन दिस ऑर्बिट उसकी एनर्जी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। हाँ ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। ठीक है, नाउ the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed। मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे प्रेजेंट है, उसको कहीं से एनर्जी मिल जाए, उसको कहीं से एनर्जी मिल जाए। अगर उसको एनर्जी मिल गई तो यहां से
दूसरे वाले ऑर्बिट में, मतलब हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। एनर्जी मिलने पे वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। लेकिन आगे डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। इलेक्ट्रॉन इतना लालची नहीं, बहुत सिलेक्टिव है। वो सिलेक्टिव किस सेंस में है, ये सब आगे डिस्कशन होगा जब बोर्स थ्योरी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में गया, अब अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो वो उसी एनर्जी को एमिट भी कर देता है, रिलीज कर देता है, एमिट, ठीक है। एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। याद रखिएगा बेटा, लेकिन एक खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन, अब प्लीज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का एक खास एलिमेंट है, पूरी बोर्स थ्योरी इसी पे बेस्ड है। और यहीं से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एटम्स का स्पेक्ट्रम है, यहीं से एक्सप्लेन होता है। एटम्स का स्पेक्ट्रम डिसकंटीन्यूअस होता है, डिस्क्रीट होता है, आगे डिस्कस करेंगे। वो क्यों डिसकंटीन्यूअस डिस्क्रीट होता है, वो इसी कारण से होता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है तो उसको आप एनर्जी दो। अब आप बच्चे बोलते हैं कि कैसे एनर्जी दें, हीट के फॉर्म में दे, लाइट के फॉर्म में दो, कैसे भी एनर्जी दो। आप हीट एनर्जी दो, लाइट एनर्जी दो, किसी और प्रकार से एनर्जी दो, तो वो एनर्जी को एक्सेप्ट करके कहां जंप कर जाएगा, यहां पे हायर ऑर्बिट में जंप कर गया। ये हायर ऑर्बिट में जंप कर गया। ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट, और दिस इज लोअर ऑर्बिट, ठीक है बेटा। लोअर ऑर्बिट में था, एनर्जी एब्सॉर्ब किया, यहां से एनर्जी एब्सॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, बढ़िया मस्त ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हटा दोगे, जैसे ही आप एनर्जी हटा दोगे, इलेक्ट्रॉन देखेगा कि नीचे जगह खाली है, एक्चुअली नीचे वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है। लेकिन तो जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके गया था उतनी एनर्जी एमिट करेगा, जितनी एब्सॉर्ब करके गया था उतनी ही एमिट करेगा। एमिशन हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। मतलब जो एनर्जी एमिट की जाएगी, फिर से सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है तो जो एनर्जी एमिट की जाएगी वो हीट के फॉर्म में नहीं होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एक पैकेट एमिट करेगा, वो एक फोटोन एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। फोटोन की वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है, तो एक्चुअली यही डेल्टा ई hc बाई लैम्डा के बराबर होगा। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, एब्सॉर्ब करने में तो कैसी भी एनर्जी का स्वरूप वो एब्सॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, कैसी भी एनर्जी दो एब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब हायर से लोअर आएगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा, तो एनर्जी एमिशन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला लॉजिक, अगला जो अजम्पशन है वो समझते हैं। अगला जो अजम्पशन है वो समझते हैं। तो पहला अजम्पशन क्या था कि किसी भी सर्कुलर पाथ में नहीं रिवॉल्व करेगा, सिर्फ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। दूसरा अजम्पशन क्या है कि जब उन फिक्स सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। मतलब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को वो फॉलो नहीं करता। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, बोर ने कहा, और मैं जो बोलूंगा वो ये करेगा, मैक्सवेल को नहीं फॉलो करेगा। ये बोर का इलेक्ट्रॉन है, ये बोर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चल, नाउ थर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब। नाउ दिस इज अगेन व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, तो वो फोटोन एमिट करेगा। फोटोन की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बच्चे, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इन दोनों लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा ई, यही रिफ्लेक्ट होता है फोटोन की एनर्जी के रूप में। एक्चुअली दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, या आप इसी को बेटा एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। This is how we obtain emission spectrum of atoms. स्पेक्ट्रम का मतलब वेव्स निकल रही हैं एटम से। तो वेव्स क्यों निकल रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करते हैं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जंप करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करते हैं तो वो फोटॉन्स एमिट करते हैं, मतलब ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं, जिसकी एनर्जी डेल्टा ई की वैल्यू एच न्यू या उसकी फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से दी जाती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बात और, सिंगल ट्रांजिशन में, मतलब सिंगल स्टेप ट्रांजिशन में एक फोटोन एमिट होगा। क्या कहना चाहता हूं सुनिए, क्या कहना चाहता हूं सुनिए, सुनिए ध्यान से, और मुझे आपसे आंसर चाहिए।
मुझे आपसे आंसर चाहिए। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। सर्कुलर होते मैंने ऐसे बना दिए बेटा, कौन सर्किल बनाए, ठीक है, हमने ऐसे बना दिए, सर्कुलर होते, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 3 पे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। इलेक्ट्रॉन कहेगा कि मैं सीधे 3 से 1 जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन कहता मैं सीधे 3 से 1 जंप करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सीधे 3 से 1 जंप हुआ। आप बताएंगे कितने एनर्जी पैकेट, मतलब कितना फोटोन एमिट होगा। 3 से 1 डायरेक्ट जंप हुआ, बताइए कितने फोटोन एमिट होंगे, कितने फोटोन एमिट होंगे, कोई बताएगा। जब 3 से 1 डायरेक्ट कूदा, बिना सेकंड फ्लोर पे आए हुए, थर्ड फ्लोर से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर, आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बीच में सेकंड फ्लोर तो पड़ा होगा, नहीं पड़ा है, डायरेक्ट 3 से 1 जंप हुआ। जब सिंगल स्टेप में ट्रांजिशन होता है तो 1 फोटोन एमिट होगा। तो यहां पे बेटा कितना फोटोन, मतलब 3 से 1 ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग 1 फोटोन विल बी एमिटेड, 1 फोटोन विल बी एमिटेड, 1 फोटोन विल बी एमिटेड, 1 फोटोन विल बी एमिटेड। और वो जो डेल्टा ई 3 से 1 का गैप है, वो जो डेल्टा ई 3 से 1 का गैप है, वो उस फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में रिफ्लेक्ट होगा। जो डेल्टा ई बिटवीन 3 to 1 है, मतलब E3 माइनस E1, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है थर्ड और 1 के बीच का, एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होगा इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में, ठीक है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन जो कि 3 पे था कहेगा कि पहले मैं 3 से 2 पे आऊंगा, 2 पे थोड़ा विश्राम करूंगा और फिर 2 से 1 आऊंगा, फिर 2 से 1 आऊंगा, पहले मैं 3 से 2 आऊंगा और फिर 2 से 1 आऊंगा। अब बताओ कितने फोटोन एमिट होंगे, अब कितने फोटोन एमिट होंगे। आया 3 से 1 ही, लेकिन 2 स्टेप में, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो कितने फोटोन एमिट होंगे, कितने फोटोन एमिट होंगे, 2। कितने फोटोन एमिट होंगे, 2, ठीक है। सो यहां पे 1 फोटोन एमिट होगा, यहां पे 1 फोटोन एमिट होगा। पहला फोटोन जो एमिट होगा वो 3 से 2 का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी, और दूसरा 2 से 1 के बीच में। तो याद रखिएगा बेटा, जितने स्टेप्स में ट्रांजिशन होता है उतने फोटॉन्स एमिट होते हैं, जितने स्टेप्स में ट्रांजिशन होगा उतने फोटॉन्स एमिट होंगे। सिंगल स्टेप ट्रांजिशन है तो सिंगल फोटोन, 2 स्टेप ट्रांजिशन है, 2 स्टेप ट्रांजिशन है तो 2 फोटॉन्स, 3 स्टेप ट्रांजिशन है तो 3 फोटॉन्स। समझ रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जितने स्टेप्स में ट्रांजिशन होता है उतने फोटॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वाज थर्ड अजम्पशन, दिस वाज थर्ड अजम्पशन। अब आ जाते हैं सबसे मस्त अजम्पशन पे, जिसको देख के, जिसको सुन के दुनिया की ऐसी तैसी होगी, मतलब बाकी लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे, ये बोर ने ये क्या अजम्पशन दिया है, कहां से अजम्पशन दिया, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। सिर्फ बोर को ही मालूम था, बोर की अंतरात्मा को मालूम है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। क्या है बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज इन इक्वेशन। नाउ दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, this is quantization of angular momentum, actually quantization of angular momentum, angular momentum का quantization, quantization of angular momentum आप इसको बोल सकते हो। इस वाले assumption को बेटा आप quantization of angular momentum बोल सकते हो। और according to Bohr एंगुलर मोमेंटम को आप शायद L से डिनोट करते होंगे, कैपिटल L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर मुझे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है। L क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ना। एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल, यहां n बेटा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एक्चुअली n ऑर्बिट नंबर है। अगर आपका एडजस्ट देखो, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है अप टिल इनफाइनाइट। क्या आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल्स में लिखते हो, अगर आप किसी भी चीज को किसी क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल्स में लिखते हो तो आप बोलते हो कि वो चीज क्वांटाइज्ड है। क्या आपको याद है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, Q इज इक्वल टू NE, याद है कि नहीं याद है। आप लिखे थे कि चार्ज क्वांटाइज क्यों है, क्योंकि वो E के इंटीजर मल्टीपल्स में मिलता है।
एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल्स में मिलता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। वो अपने मन से कोई वैल्यू नहीं एज्यूम कर सकता, वो कुछ फिक्स नंबर ही एज्यूम कर सकता है, और इसी को बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई बोले कि चलो एंगुलर मोमेंटम निकालो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख देना बच्चे, n की वैल्यू 1, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। कोई पूछे सेकेंड ऑर्बिट में बताओ जल्दी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बहुत अच्छा, सबसे आसान सवाल। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो nth ऑर्बिट में ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है एक्चुअली। अब आप देखते हो कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज फिक्स हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट में ये, सेकंड ऑर्बिट में ये, थर्ड ऑर्बिट में 3h अपॉन 2 पाई, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं एंगुलर मोमेंटम की, और इसी को बोलते हैं बच्चे क्वांटाइजेशन। इसी को तो क्वांटाइजेशन बोलते हैं जब कुछ फिक्स नंबर्स ही एज्यूम कर सकता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम आपको आइडिया है कि क्या होता है? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मालूम है? नहीं, ओके, नहीं, एक नो आ गया, तो फिर मैं बताता हूं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़े होगे आप, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखा होगा आपने, तो मान लीजिए एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। तो मान लीजिए बेटे मेरे पास ये ओरिजिन है और मेरे पास एक यहाँ पे मास m है जो कि इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट को, ये जो मास जहां पे है, पॉइंट जो भी पॉइंट है उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। ये मेरा रेडियल वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, ये इस मास का पोजीशन वेक्टर है ओके अबाउट, ठीक है। तो ये जो रेडियल वेक्टर है, ये इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल थीटा है। एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का इस ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L, ये होता है बेटा R क्रॉस P, R क्रॉस P, ठीक है। क्या होगा? R क्रॉस P, क्या होगा? R क्रॉस P। R ये बेटा रेडियल पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हो, और P लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां P मोमेंटम है। तो इसको अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप इसको लिख सकते हो, P को M भी लिख सकते हैं बेटा, P को M भी लिख सकते हैं। तो L को मैं लिख सकता हूं MVR साइन थीटा, MVR साइन थीटा। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सुनिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये रहा मेरा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर के अबाउट, सर्कुलर पाथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है और उसका ये जो रेडियल वेक्टर है आर वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होगा? थीटा। कितना होगा बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर कोई एंगुलर मोमेंटम बोले, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम MVR sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1। MVR sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1। तो एंगुलर मोमेंटम अगर सर्कुलर पाथ की मैं बात करूं, सर्कुलर पाथ की मैं बात करूं, तो सर्कुलर पाथ में बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो MVR हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? MVR। तो अगर मैं इस MVR को यहां रखूं तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बोर MVR की वैल्यू n इंटू एच अपॉन 2 पाई होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बोर। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बच्चे। यहां m क्या है? मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो उसका मास है ये। v क्या है बेटा? उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, और r क्या है? उस ऑर्बिट का रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस से उसकी दूरी है। तो MVR एंगुलर मोमेंटम है और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? NH अपॉन 2 पाई। This is postulate number 4, which is famously called, popularly called क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहां से दिमाग में आया बोर के कि L की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई ले ले? ये एक रहस्य है। कुछ लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि शायद काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से कई बुक्स में आपको मिल भी जाएगा, पर दैट इज नॉट अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये कुछ वैसे है जैसे एक रिजल्ट हमने देख लिया, अब उस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं अपने थ्योरी के असम्पशन में, दैट इज नॉट प्रॉपर। एक रिजल्ट है हमारे पास, अब उसको जस्टिफाई, उस रिजल्ट को वापस यूज करें, ये कुछ देखो, इन असम्पशंस के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, इन असम्पशंस को करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा।
क्या उस रिजल्ट को यूज करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये अजम्पशन सही है? अरे वो रिजल्ट तो इस अजम्पशन के बाद ही आया है, तो उस रिजल्ट को यूज करके अगर बताओ कि अजम्पशन सही है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सही नहीं। तो ये बोर को ही मालूम था, लेकिन हां हम लोग इसको प्रूव करेंगे जब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। डी ब्रोगली ने इसको प्रूव किया कि ये जो MVR = NH/2π है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है बोर ऑर्बिट्स के लिए। ठीक है, ये बात हम लोग करेंगे। ठीक है, रेड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है? H क्रॉस, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। ये और कुछ नहीं बल्कि H/2π होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मतलब आपको एक परिचय मैं इसका करा रहा हूं। हो सकता है कि कहीं कुछ क्वेश्चंस पे H क्रॉस दिया हो, तो H क्रॉस ये रेड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्रॉस और कुछ नहीं बल्कि H/2π। H/2π को छोटे में हम लोग क्या बोल देते हैं? H क्रॉस। मतलब जस्ट टू आप बोल सकते हो H/2π बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए H के ऊपर छोटा सा एक क्रॉस या डंडा आपने बना दिया, सो दैट इज H क्रॉस। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। दिस इज क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, और ये था हमारा assumption नंबर 4। हमारा नहीं है, ये बोर का assumption नंबर 4 है अपनी थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट assumption नंबर 5। assumption नंबर 5 बहुत क्रिटिकल है, assumption नंबर 5। चल आगे आते हैं, और ये assumption नंबर 5 है रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आपको शायद सर्कुलर पाथ में मूव करने का मैकेनिक्स मालूम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या आपको मालूम है कि उस सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है? क्या आपको ये आइडिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस सर्कुलर मोशन के लिए? क्या ये आइडिया है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बच्चे? mv²/r। यहां पे इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? जैसे जब आप किसी पत्थर को गोल गोल घुमाते हो स्ट्रिंग में लगा के, तो वो गोल गोल क्यों घूमता है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए गोल गोल घूमने के लिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? अगर आपने पढ़ा हो सर्कुलर मोशन, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग में टेंशन है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तो रस्सी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बताऊं, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है, वो जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड करता है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द फिफ्थ assumption says that the required centripetal force which is required for circular motion of electron is provided by coulombic attraction between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है, मतलब F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F कूलम्बिक। कूलम्बिक अट्रैक्शन किसके बीच में है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दिस इज एक्चुअली फिफ्थ assumption। और ये assumption नहीं है एक्चुअली, ये तो एक फैक्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको मूव कराते रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से आना चाहिए। कभी स्ट्रिंग अटैच होती है तो वहां से आ जाता है, स्ट्रिंग का टेंशन से, लेकिन यहां स्ट्रिंग नहीं है, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे, वो जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है, वो प्रोवाइड करेगा द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर 5 assumptions ऑफ बोर्स थ्योरी। ये बोर्स थ्योरी के बच्चे 5 assumptions हो गए, सारे बड़े क्रिटिकल assumptions हैं। इसी बेसिस पे ये जो assumptions हैं, जो लोग बोर को पसंद नहीं करते, जो बोर की थ्योरी को बोलते हैं कि सही थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली लास्ट के दोनों पोस्टुलेट, 5वां और इसके पहले 4था, इन पे कमेंट करते हैं। मैं बताऊं, ये जो फिफ्थ assumption है, ये क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, ये न्यूटन की फिजिक्स है कि फोर्स बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूटन की फिजिक्स है। दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। नाउ दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। दिस इज क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स है। और पीछे बच्चे, जो पीछे हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया, क्वांटाइजेशन, ये तो क्वांटाइजेशन वर्ड, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि दिस इज क्वांटम फिजिक्स, ये क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री। अब जो लोग बोर को नहीं पसंद करते, वो लोग बोलते हैं कि बोर ने खिचड़ी पका दी। दोनों फिजिक्स साथ साथ चल ही नहीं सकती हैं।
क्लासिकल फिजिक्स जहां पे एंड होती है, क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली उससे आगे। क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स में रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग तरह की फिजिक्स हैं, दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब वो हर चीज को बोलती है कि स्पेसिफिक है, जबकि क्वांटम फिजिक्स प्रोबेबिलिस्टिक है, वो हर चीज के लिए प्रोबेबिलिटी बताती है। तो दोनों बहुत अलग हैं, और बोर ने क्या किया, बड़े कन्वीनियंटली क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को मर्ज करके एक थ्योरी बनाई। तो जो लोग बोर को नहीं पसंद करते उनका ये कहना कि आप दोनों नहीं कर सकते हो। हालांकि बोर ये कह सकते हैं कि ये तो मेरी इच्छा है, मैं क्यों नहीं करूं, ऐसा कोई मना थोड़ी है कि दोनों को एक साथ नहीं ला सकते। ये तो अच्छी बात है भाई, सब में प्यार रहना चाहिए, ऐसे लड़ाई करके क्यों रहे, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स अलग अलग क्यों रहे, दोनों को साथ ले आते हैं। सो ये भाईचारे में यकीन रखते थे और इस कारण से ये थ्योरी है। अब बेटा इसके आगे का जो पार्ट है, इसके आगे का डेरिवेशन करने हम लोग को, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन अजम्पशंस को बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, बोर्स थ्योरी पे बेस्ड जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का रेडियस का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी में बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब के एक्सप्रेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑल दैट डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं, सब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव आते थे, आजकल फिजिक्स में भी। अच्छा, जो अगला जो लेक्चर होगा वो आपके फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोलता है कि मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सपोज कुछ इस तरह से, तो इधर टोटल स्पिन 0 है, इधर टोटल स्पिन 0 है बेटा, है ना। हालांकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये टोटल स्पिन 0 है। तो जब तक आप ये नहीं स्पेसिफाई करोगे कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं उनकी स्पिन डायरेक्शन क्या है, तब तक अपन टोटल स्पिन पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, नेक्स्ट वीक में।